अभिनव झा की सनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 चार्जेस अंडर जीएसटी की पूरी कहानी। अब जीएसटी किस पर लगाना है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि किस पर आखिर जीएसटी का चार्ज लगेगा। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 12A, आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 12A बोलता है कि गुड्स या सर्विस या बोथ के सप्लाई पर जीएसटी लगाना है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर आपको जीएसटी लगाना है। ऐसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कहा। गुड सर्विस या बोथ के सप्लाई पर, ये सप्लाई शब्द की इस्तेमाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दी गई, इसीलिए पूरे जीएसटी में सप्लाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब जीएसटी किस पे लगाना है? 3 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं जिस पर जीएसटी का चार्जेस लग सकता है। एक तो आपका होता है सप्लायर, ठीक है, जो सप्लाई करता है गुड सर्विस या बोथ का, जनरली इन पर जीएसटी लगता है। इन पर जो जीएसटी लगेगा वो सेक्शन नंबर 9 का 1 सीजीएसटी एक्ट में बताया गया है। दूसरा इस कहानी का पात्र होता है रिसिपिएंट, जो कि सप्लाई को रिसीव करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये रिसिपिएंट पर ही जीएसटी लग जाता है। ये आपका बताया गया है 9 का 3 में और 9 का 4 में बताया गया है। ठीक है, 9 सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 में और 9 का 4 में बताया गया है। कभी कभी क्या होता है कि ना सप्लायर पे ना रिसिपिएंट पे, बल्कि इन दोनों के बीच का जो मीडिएटर होता है, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच का मीडिएटर जो होता है कुछ नोटिफाइड मामलों में, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं, उस पर जीएसटी लग जाता है, यानी कि उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा बताया गया है सेक्शन 9 के 5 में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ केसेस में सप्लायर पे, कुछ केसेस में रिसिपिएंट पे, और मतलब जनरल केसेस में तो सप्लायर पे ही लगता है, ये कॉमन है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन कुछ नोटिफाइड मामलों में रिसिपिएंट पे और कुछ नोटिफाइड मामलों में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर जीएसटी लगता है। जहाँ तक हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी मैंने बताया चार्जेस अंडर जीएसटी करके, उसमें सेक्शन 9 की चर्चा की मैंने सीजीएसटी एक्ट का, जो कि लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बताता है। यही इस सेक्शन का जो है इस चैप्टर का मुख्य मुद्दा है, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 हमने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करा हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब जहाँ तक बात करते हैं, ये सप्लायर पर अगर जीएसटी लगता है तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सप्लायर पर जीएसटी लगता है तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिसिपिएंट पर जीएसटी लगता है तो हम इसको बोलेंगे क्या? हम उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिसिपिएंट पर जीएसटी, पहली बात तो बोली गई कि नोटिफाइड मामलों पर लगता है, जो कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। 9 का 3 में बोला गया नोटिफाइड सप्लाई पर लगता है, गुड्स या सर्विस के सप्लाई पर। 9 का 4 क्या बोला कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हो, ठीक है, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हो, तो उस सिचुएशन में ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये स्पेसिफिक क्लास का, जो क्लास नोटिफाई करेगी सरकार, उस क्लास या कैटेगरी के आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और नोटिफाइड सप्लाई लेते हो। ठीक है, नोटिफाइड सप्लाई लेते हो और प्लस नोटिफाइड क्लास के रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो उस सिचुएशन में अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो वाला सप्लाई लेने पर ये बतौर रिसिपिएंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बतौर रिसिपिएंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यहाँ पर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब चाय कॉफ़ी समोसा वाले अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, तो पहले ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं आया था, ये सेक्शन में आपका क्लियर नहीं किया गया था, तो ऐसा कन्फ्यूज़न था कि आप कोई भी चीज़ खरीदोगे अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो बतौर रिसिपिएंट आपको रजिस्टर्ड पर्सन बोलकर जीएसटी उस पैसे पर भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया पिछले बार का अमेंडमेंट में कि स्पेसिफिक क्लास और नोटिफाइड सप्लाई पर ही केवल आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हो तो बतौर रिसिपिएंट आप टैक्स दोगे। ये 9 का 4 में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद 9 का 5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहीं कहीं पर इंटरस्टेड सप्लाई पर टैक्स देगा। ठीक है, तो इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला गया। ठीक है, अब हम सेक्शन 9 की चर्चा करते हैं। हमको इस चैप्टर में मुख्य तौर पे जो पढ़ना है, हमने देखा कि 9 का 3 का जो मामला है, ये नोटिफाइड मामलों पर आपका क्या बोला गया है? नोटिफाइड मामलों पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर रिसिपिएंट जीएसटी देगा। उसके बाद 9 का 5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी नोटिफाइड इंटरस्टेड सप्लाई पर जीएसटी देगा। ये दोनों बातें हमें डिटेल में पढ़नी और सेक्शन 9 तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले 9 के 1 के बारे में। सेक्शन 9 का 1 आपको क्या बोलता है? सेक्शन 9 का 1 बोलता है कि आपका जीएसटी लगेगा सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। ये सीजीएसटी एक्ट है,
ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पर CGST और SGST लगता है, आपको पता है। तो सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, ठीक है, ऑल सप्लाई पर। अब क्योंकि आपका आर्टिकल ही बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का अल्कोहलिक लिकर पे आपका जो है वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे GST नहीं लगाना, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ऑन वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो सेक्शन नंबर 15 से डिटरमाइन की जाती है। सेक्शन नंबर 15 का CGST एक्ट बोलता है कि वैल्यू क्या होगा। वैल्यू आपका सेक्शन 15 में बोला गया है जनरली तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, उसमें कुछ आइटम ऐड हो जाएंगे, और डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है वो सेक्शन 15 में दी गई है, जो वैल्यूएशन चैप्टर में आपको देखना है। यहाँ पर CGST का रेट जो है सरकार लगाएगी मैक्सिमम 20% का, मतलब CGST का रेट 20% मैक्सिमम सरकार लगाएगी। तो इक्विवेलेंट आपका रेट कितना हो गया, आपका इक्विवेलेंट रेट हो गया SGST का, यानी कि मैक्सिमम GST आपको 40% के रेट से लग सकता है। 40 से ज़्यादा GST का रेट जो है सरकार नोटिफाई नहीं कर सकती है, ऐसा 9 का 1 में ही बताया गया, ठीक है। उस पर जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर 9 के 1 के हिसाब से अब ये जो सप्लाई पर जो GST लगेगा वो GST देने के लिए लायबल बंदा है सप्लायर, ठीक है। सप्लायर एक बंदा ऐसा है जो गुड सर्विस या बोथ के सप्लाई पर GST देगा, यानी कि सप्लायर GST देगा। कहने का मतलब क्या है, एक शब्द में हमने बोला कि सप्लायर जो असेसमेंट करेगा, ठीक है। दूसरा सप्लायर जो होता है वो ट्रांसफर करेगा बर्डन को, ठीक है, ट्रांसफर करेगा बर्डन को। आपको पता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आप जब किसी को गुड सप्लाई करते हो, ये सप्लायर हो या सर्विस सप्लाई करते हो, तो मान लीजिए कि 1000 रुपये का चार्ज है, उस पर 120 रुपये GST बनता है, तो आप ये 120 रुपये उसी से कलेक्ट करते हो, उसी बंदे से कलेक्ट करते हो, यानी कि रेसिपिएंट से कलेक्ट करते हो। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका सप्लायर लायबल होगा, यानी कि रिटर्न वगैरह डालने के लिए सप्लायर ही लायबल होगा, और जो ITC वगैरह मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सप्लायर को ही मिलेगा, ठीक है, सप्लायर को ही मिलेगा। और किस टाइम पर जो है वो बंदा GST पे करने के लिए लायबल होगा, उसके लिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर जो है वो देखना पड़ेगा कि कब GST पेमेंट करने के लिए लायबल होगा। गुड्स के केस में बताया गया है सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन 2, और सर्विस के केस में बताया गया है 13 का सबसेक्शन 3। कुल मिला के नल सेट में मैं बोलूँ तो 9 का 1 इसी बात को बताता है कि सप्लायर सप्लाई करने पर GST पे करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। वो भी आपका सारे गुड्स एंड सर्विस पर एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर, जिसकी वैल्यू जो है सेक्शन 15 के डिटरमाइन की जाएगी, और मैक्सिमम CGST का रेट 20% का हो सकता है, ठीक है। तो ये 9 के 1 की बात हम लोग एक बार पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन नंबर 9 का 2। 9 का 2 प्रोविजन सब्जेक्ट क्या बोला कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम 5PP बोलते हैं, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिखने के लिए 5PP लिखेंगे। 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नोटिफाइड डे से GST लगेगा। अभी उस पर GST नहीं लग रहा है। जब GST काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, काउंसिल मीटिंग वगैरह में, फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी, तो 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नोटिफाइड डेट से GST लगेगा। अभी तत्काल नोटिफाइड नहीं है। तो यही सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 9 का 2, यानी कि अगला क्लॉज हम देखने वाले हैं 2 नंबर। देयर शैल बी लेवाइड ए कॉल्ड CGST बोला जाएगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है, सप्लाई पर, सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किस वैल्यू पर, ऑन वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। किस रेट पर, तो आपका रेट मैक्स 20% जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी GST काउंसिल के रिकमेंडेशन से, उतना हो जाएगा। और शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, यानी कि सप्लायर कौन है, आपका टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि या तो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल बंदा है, ठीक है। तो वो आपका टैक्सेबल पर्सन है जो कि टैक्सेबल सप्लाई करता है। अब लायबल कौन सा होगा, सेक्शन 22 बोलता है टर्नओवर के हिसाब से लायबल, और सेक्शन 24 बोलता है कंपलसरी लायबल होता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। तो यही बात जो है, बहुत सारी बातें हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब पूरा GST आप एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद इन सबको दोबारा पढ़ते रहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कनेक्ट होती हुई नजर आती है। फिर यहाँ पर नोट करके बात की गई है, सप्लायर हैज़ टू असेस द टैक्स एंड ट्रांसफर द टैक्स बर्डन टू रिसिपिएंट, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो आप असेसमेंट खुद से करोगे और आप टैक्स बर्डन को रिसिपिएंट को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन सप्लायर जो होता है वो सरकार को पेमेंट करने के लिए खुद ही लायबल होता है। टू मेक पेमेंट टू गवर्नमेंट खुद ही लायबल होता है उस सप्लाई पर जिसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। सप्लाई जो है वो आप मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर पेमेंट करोगे, जिस तरह के आप जो है सप्लायर हो, जिस तरह के रजिस्टर्ड पर्सन हो, उस पर डिपेंड करता है।
और आप पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से करोगे या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करोगे, ये सब हमारा जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, इन सब के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई किस वक्त आपको पेमेंट करने के लिए लायबल होगे। ठीक है, यहाँ पर लेवी और कलेक्शन की बात हो रही है। लेवी तो हो गया, आपको जीएसटी का रेट तो आपको लगेगा, बता दिया गया कि भाई 9 के 1 के हिसाब से सप्लायर को लगेगा, लेकिन किस वक्त तक देना पड़ेगा, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई बताता है कि आप लायबल माने जाओगे और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न के साथ साथ आपको रिटर्न से पहले पहले पे कर देना पड़ेगा। तो ये जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है वो 12 के 2 में गुड्स के संदर्भ में डिटरमाइन की जाती है और 13 के 2 में सर्विस के संदर्भ में डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 का 1 हमने देखा। 9 का 2 की जहाँ तक हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन करने के बाद, तब से जो है जीएसटी लगाया जाएगा। तो यही बात 9 के 2 में बोली गई। सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम क्रूड, ये 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 पीपी क्या है, तो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल के नाम से जानते हो, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, जब से उस पर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से, तब से आपको यहाँ पर जीएसटी लगेगा। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग टैक्स होता है वो इन सब पर कंटिन्यू रहेगा। कहानी हमारी आगे बढ़ती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की ओर। ये जो चार्जेस है इसमें हमारा मुख्य मुद्दा यही पढ़ने का है। यहाँ पर आपके मई 2020 में अमेंडमेंट्स भी आया हुआ है। ठीक है, मई 2020 के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला कि आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से कहीं कहीं पर रिसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिसिपिएंट जो होता है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। अब रिसिपिएंट जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के 19 में, जो रिवर्स चार्ज किसको कहते हैं। यहाँ पर बोला गया है 9 का 3 या फिर 9 का 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, और सिमिलर सेक्शन है आपका आईजीएसटी एक्ट में। आईजीएसटी एक्ट में सिमिलर सेक्शन जो है वो 5 का 3 और 5 का 4 है। जो आईजीएसटी एक्ट का जो सिमिलर सेक्शन है वो सेक्शन 5 है, 5 का 3 और 5 का 4। और सीजीएसटी एक्ट में वही जो सेक्शन है सेक्शन 9 का 3 और 9 का 4। उस सिचुएशन में यहाँ पर बताया गया है जो सप्लाई लेने वाला बंदा होता है उसको टैक्स जब पे करना पड़ता है तो उसको रिवर्स चार्ज कहा गया है। ठीक है, ये लॉ में ही डिफाइन किया गया है। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर। सप्लायर की जगह पर लायबिलिटी किसकी है, रिसिपिएंट की है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका 9(3) क्या बोलता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफिकेशन के थ्रू उस कैटेगरी ऑफ सप्लाई को बता सकती है गुड सर्विस या बोथ के, जिस पर टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करेगा। कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। और एक्ट के सारे प्रोविजन जैसे कि आपका असेसमेंट करना, रिटर्न फाइल करना, आईटीसी लेना, वो सब एज इफ अप्लाई हो जाएंगे जैसे कि वही बंदा सप्लायर है। ठीक है, रिसिपिएंट को ये नोटिफाइड मामले जो हैं वो दिए रहेंगे। नोटिफाइड मामले पर रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, रिसिपिएंट जो है जीएसटी पे करेगा। अब कहानी हमारी जो आगे बढ़ती है वो 9 के 3 से ही आएगी। आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर रिसिपिएंट को जीएसटी पे करने की ज़रूरत होती है। रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है। ठीक है, तो ये नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाइड गुड्स जो है वो जनरली सिलेबस से हटा दिया गया है। नोटिफाइड सर्विसेज जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा वो केवल आपको पढ़ना है। नोटिफाइड सर्विसेज यहाँ पर मई 2020 के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट भी आया हुआ है। जहाँ तक हम इन नोटिफाइड सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट देखने को आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि सप्लायर जीएसटी नहीं पे करता है बल्कि सप्लायर के बदले रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है, और अकॉर्डिंगली सारे एक्ट के प्रोविजन रिसिपिएंट पर एप्लीकेबल होते हैं। अब रिसिपिएंट के रिस्पेक्ट में भी बताया गया है कि आपका गुड्स जो है कौन से टाइम पर लायबल होगा, तो 12 के 3 के हिसाब से आपका गुड्स जो है टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और 13 के 3 के हिसाब से, ठीक है, 12 का 3 और 13 का 3 सर्विस के रिस्पेक्ट में आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सर्विस के रिस्पेक्ट में आपका डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि सेक्शन 12-13। अब जहाँ तक हम लोग सप्लायर की जब बात करे थे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की जब बात करे थे सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 की, वहाँ पर हमने देखा था गुड्स के लिए 12 का 2 और सर्विस के लिए 13 का 2। ठीक है, यहाँ पर हमने बात जो करी ये आपका किस संदर्भ में बात करी,
तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करी। बस यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 1 ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आपने देखा था 9 के 1 में हमने यहाँ पर जाना था। 9 के 1 में टाइम ऑफ सप्लाई जो देखा था वो 12 का 2 और 13 का 2 में देखा था। अब 9 के 3 की बात जब हमने करी तो नोटिफाइड मामलों में रिवर्स चार्ज देखा, यानी कि आपका वो लाइबल होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, रिसिपिएंट लाइबल होगा, मतलब रिसिपिएंट को असेसमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, और सप्लायर जो होता है वो आपका जीएसटी चार्ज नहीं करेगा इनवॉइस में। सप्लायर इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। सप्लायर विल नॉट चार्ज जीएसटी इन इनवॉइस। जबकि 9 के 1 में जहाँ पर सप्लायर लाइबल होता है वहाँ पर वो जीएसटी चार्ज करता है, यहाँ पर चार्ज नहीं करेगा। हेयर रिसिपिएंट ओनली इज लाइबल टू मेक पेमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पर रिसिपिएंट केवल लाइबल होगा जिसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, रिसिपिएंट ही लाइबल होगा। और मंथली या किसी किसी केस में क्वार्टरली जो है वो पेमेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली, ठीक है, क्योंकि रिसिपिएंट कैन नॉट यूज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन नोटिफाइड सप्लाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये भी देना है कि आपका बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली, जो रिसिपिएंट होगा वो केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का उपयोग करेगा, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। जबकि सप्लायर 9 के 1 में जो जीएसटी पे करता था वो आपका कैश और क्रेडिट लेजर दोनों उसको यूज़ करना जो है वो परमिट किया गया था, ठीक है। तो ये कहानी हमने जानी। अब ये कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि RCM आफ्टर पेमेंट ऑफ GST अंडर RCM ही कैन टेक ITC एज पर प्रोविजन ऑफ ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। और टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट करने के लिए जो पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई है वो 12 के 2 और 12 के 3 के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, 9 के 4 की तरफ आती है। 9 का 4 हमको क्या बोलता है, जहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है और रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफिक क्लास का हो, यानी कि नोटिफाइड क्लास का हो, और ये जो सप्लाई होता है, यहाँ जो सप्लाई की बात हो रही है वो सप्लाई भी अगर नोटिफाइड हो, ये सप्लाई भी अगर नोटिफाइड हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये जो रिसिपिएंट बंदा है उसको टैक्स देने के लिए ये लायबल होगा बतौर रिसिपिएंट। ये 9 का 4 की कहानी हमको बयां करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई कर सकता उस क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का, यानी कि रिसिपिएंट जो है आपका स्पेसिफिक क्लास का है, ठीक है, हु शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड सर्विस और बोथ रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो है वो सप्लाई रिसीव करता है और अकॉर्डिंगली उसको रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, और सारे प्रोविजन एक्ट के उसी बंदे रिसिपिएंट को एप्लीकेबल होंगे। ये आपका 2019 का अमेंडमेंट है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट करके बोला क्या गया कि जो रिसिपिएंट होगा, ठीक है, वो रिसिपिएंट होगा स्पेसिफिक क्लास का रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और सप्लाई जो होगी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस की सप्लाई होगी, ठीक है। ये जो है इन दोनों को क्लियर करके बोल दिया गया कि सारे पर सप्लाई पर नहीं होगा, स्पेसिफिक वाले पर ही केवल होगा। उसके बाद कहानी आती है 9 की 5 की। 9 का 5 हमको क्या बोलता है, 9 का 5 बोलता है कि न सप्लायर न रिसिपिएंट बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। ये भी हमको पढ़ना है कि कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आती है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विस को बोल सकती है। यहाँ पर हमने क्या शब्द बोला, सर्विस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विस बोला गया, जिसके इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, इंट्रा स्टेट, ठीक है, ध्यान रहे इंट्रा स्टेट की हम बात कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टैक्स देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि ये बंदा टैक्स के लिए लायबल होगा। फिर प्रोवाइडेड करके यहाँ पर ये बोला गया कि अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि ये ऐप के थ्रू या ऑनलाइन आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जैसे कि ओला कैब, उबेर वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब जो सर्विस ये सप्लाई करता है, या फिर ओयो ऐप का जो है आप यूज़ करते हो होटल बुकिंग करने के लिए, तो ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस है टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी में अगर कोई फिजिकल प्रेजेंस है तब तो वही लायबल होगा। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो आपका जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल होगा। अगर ना आपका फिजिकल प्रेजेंस है और पर्सन रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा किसी स्टेट में, आपका जो है वो सप्लाई करने के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा लायबल पर्सन को। ये प्रोवाइडेड करके बोली गई,
ठीक है, तो आपको या तो फिजिकल प्रेजेंस है तब तो ठीक है, वहीं से लायबल होंगे, नहीं है तो आपका पर्सन रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात बोले कि गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। यही नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है कि कौन कौन से सर्विसेज जो हैं वो आपके गवर्नमेंट ने बोले हैं, जिसके इंट्रा स्टेट सप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा और सारे प्रोविजन एक्ट के उसको अप्लाई होंगे जैसे कि वही सी ने सप्लाई करा हो। ठीक है, यानी कि उसी को असेसमेंट वगैरह करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, वहाँ पर पर्सन रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। जहाँ पर बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और आपका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा एक पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए। जो बंदा लायबल होगा आपको अपॉइंट तक करने के लिए बोला गया यहाँ पर लॉ में ही। यानी कि नोट हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर इन केस सप्लायर रिसिपेंट बोथ डज नॉट असेस द लायबिलिटीज, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो बतौर सप्लायर उसको जो है लायबिलिटी असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका सरकार को खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब काम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना पड़ेगा। मंथली क्वार्टरली बेसिस पर पेमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर, मतलब इनको कैश और क्रेडिट दोनों लेजर एप्लीकेबल है। फिर यहाँ पर जो है 9 के 1 की तरह यहाँ पर गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई 12 के 2 में और सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई 13 के 2 में जो है वो देखा जाएगा। अब कहानी हमारी एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में पूरी कहानी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसको कहते हैं, तो इसमें 3 शब्द जरूरी है, ओन, ऑपरेट और मैनेज। 3 शब्द क्या जरूरी है, ओन, ऑपरेट और मैनेज, यानी कि ओम इसको आप बोल सकते हो, OOM, ओन, ऑपरेट और मैनेज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म, इनके पास जो है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म है, ओन, ऑपरेट या मैनेज करते हो आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की परिभाषा में आ जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की परिभाषा में जाएगा, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करने पर 9 के 5 में लायबल होगा। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विस सप्लाइज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं कि कौन कौन से मामलों में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अब हमारी कहानी थोड़ी थोड़ी डेप्थ में जा रही है। अब हमारी कहानी क्यों डेप्थ में जा रही है, क्योंकि अब हम 9(5) के नोटिफाइड मामलों को देख रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। इसमें हम लोग जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका नोटिफाइड जो मामला है उस मामले में बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कैब वगैरह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हो, जैसे कि रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैब वगैरह का जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो मुख्य तौर पे आप देख सकते हो कि आपका आप अपने लाइफ में भी देख रहे हो, ओला, उबेर वगैरह सबकी सिचुएशन को देख रहे हो जो आपकी सिटी में चलता है, और यानी कि आपका विद इन सिटी चलता है, स्टेट विद इन स्टेट चलता है। तो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन। जब एग्जाम्शन चैप्टर पढ़ते रहोगे तो बहुत सारा एग्जाम्शन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, हो सकता है आगे चलकर एग्जाम्शन में मिलेगा। तो रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल। ठीक है, यहाँ पर बोला गया रेडियो मोटर मैक्सी। ठीक है, रेडियो मोटर मैक्सी यानी कि रेडियो टैक्सी, यहाँ पर रेडियो टैक्सी हो गया, मोटर कैब हो गया, मैक्सी कैब या फिर मोटरसाइकिल। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय कैब या मोटरसाइकिल देन ऑल सप्लाई मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कवर्ड हेयर। ठीक है, यहाँ पर कैब और मोटरसाइकिल, जो मैक्सी कैब और यहाँ पर मोटरसाइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे, चाहे सप्लाई रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका जो पैसेंजर है वो एक सर्विस नोटिफाई किया गया है जहाँ पर ना सप्लाई ना रेसिपिएंट बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फैसिलिटी यानी कि ऐप वगैरह, वेबसाइट वगैरह मेंटेन करता है जिस पे बुकिंग करके सप्लायर और रेसिपिएंट को मिलाता है आपस में। कहानी हमारी आगे बढ़ती है और दूसरा आता है रेंटिंग ऑफ एकोमोडेशन बाय अनरजिस्टर्ड होटल। यहाँ पर हमने बोला यानी कि अगर होटल्स ने खुद से रजिस्ट्रेशन ले रखा हुआ है, ठीक है, खुद से रजिस्ट्रेशन ले रखा हुआ है तो उसको ही आपको जीएसटी पे करने के लिए लायबल होना पड़ेगा। तो अब सर्विस किस चीज़ का देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट और अदर कमर्शियल प्लेस मीन्ड फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस।
मतलब रहने के लिए या लॉजिंग पर्पस के लिए किसी भी नाम से पुकार लो, होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट या अदर कमर्शियल प्लेस। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि बुकिंग वगैरह करके देता है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। यहाँ पर बात करते हैं, सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी देन सप्लायर हिमसेल्फ शैल बी लायबल। यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। जो होटल्स के मामले में कहानी में क्या ट्विस्ट है कि अगर सप्लायर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपका बुकिंग वगैरह करके रिसिपिएंट को सर्विस देता है, ठीक है, रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए, होटल, इन, कैंप साइट वगैरह का। अब ये अनरजिस्टर्ड बंदा होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड बंदा होगा तब इको टैक्स देगा, ठीक है, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड है तो ये खुद टैक्स देगा। सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ये खुद टैक्स देगा, नहीं रजिस्टर्ड है सप्लायर तो इको टैक्स देगा। लेकिन सप्लायर बंदा अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर जो है इको वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले कहीं ज़्यादातर केसेस में बच गए होटल के केसेस में, ठीक है। मतलब ओयो ऐप पर ऐसे सप्लायर की वो बुकिंग करके देता है जो होटल खुद में रजिस्टर्ड है जीएसटी के दायरे में, तो इसका मतलब वो यहाँ पर इको टैक्स नहीं देगा, यानी कि ओयो टैक्स नहीं देगा। कहानी हमारी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर एक सर्विस जो है और नोटिफाई किया गया, यहाँ पर और नोटिफाई किया अनरजिस्टर्ड प्लम्बर या हाउसकीपर वगैरह का सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विस बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंटिंग वगैरह सब जो होता है, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुकिंग होता है तो उस परिस्थिति में यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, इको लायबल होगा। लेकिन यहाँ पर भी सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। सप्लायर हो गया, एक रिसिपिएंट हो गया, ये अनरजिस्टर्ड होगा तभी इको लायबल होगा। अगर ये रजिस्टर्ड है तो फिर इसी को जीएसटी देना पड़ेगा, तो इस तरीके से 9(5) के मामले हमने देखे। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। तो ये कौन कौन से मामले हैं, तो ये हम लोग 9(3) का विस्तृत रूप देख रहे हैं। अब 9(3) के एक मामले में हमको क्या बोला गया था कि नोटिफाइड केसेस में सप्लाई करने पर जो है रिसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। अब ये नोटिफाइड मामले कौन कौन हैं जरा उसके बारे में देखते हैं। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं नोटिफाइड गुड्स की, तो नोटिफाइड गुड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वो आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, बट फिर भी मैंने जो है वो आसान करने के लिए यहाँ पर आपको बताया कि एक बार आप देख ही लो कि कौन कौन से गुड्स पर रिसिपिएंट टैक्स देता है, ना कि सप्लायर देता है। रिसिपिएंट कौन कौन से गुड्स पर जो है वो टैक्स देता है, ना कि सप्लायर देता है। तो यही बात बताई गई है नोटिफाइड गुड्स फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन एज रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स होता है अगर सप्लायर एज एग्रीकल्चरिस्ट, सप्लायर जो है आपका कौन है यहाँ पर, सप्लायर एक एग्रीकल्चरिस्ट है, सप्लायर जो है एग्रीकल्चरिस्ट है, और रेसिपिएंट बंदा कौन है, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इन सब मामले में यही रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देगा। एग्रीकल्चरिस्ट लेकिन ये सप्लायर होना चाहिए, ठीक है। कैश्यू नट्स, ठीक है, नॉट सेल्ड और पेल्ड, बीड़ी रैपर्स, ठीक है, जिसको तेंदू लीव्स भी आप बोलते हो, टोबैको लीव्स, तेंदू लीव्स और रॉ कॉटन, इन सब के मामलों में ये बंदा लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, ठीक है। इन सब के मामलों में ये बंदा लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक और मामला है जहाँ पर ये एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, इन सब केस में एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर कहानी आती है एनी रजिस्टर्ड पर्सन अगर रिसिपिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न है, जो कि सिल्क रॉ या फिर कोकोन सिल्क ये सब जो है वो आपका बनाता है। तो सप्लायर जो है वो क्या करता है, सप्लायर मैन्युफैक्चर करता है सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और कोकून्स, ठीक है। कोकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, ये आपका सिल्क यार्न के लिए या तो कोकून सप्लाई करता है या फिर जो है खुद ही बनाता है सिल्क यार्न। तो उस सिचुएशन में अगर बंदा लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो यही लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, ठीक है। रजिस्टर्ड होने की सजा ये है सिल्क यार्न के केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट जो है वो लायबल होगा। फिर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और ये पॉइंट नंबर 3 की बात आती है। यहाँ पर बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ एक बार उसको आप देखो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जब मैं किसी चीज़ को लिखने लगता हूँ तो आपको उस पर ध्यान देना है, ना कि बुक में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर आपका लोकल अथॉरिटी हो गया, ठीक है, या फिर आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। ये अगर सप्लाई करता है 3 चीज़ों का, ये अगर सप्लाई करता है 3 चीज़ों का, एक आपका यूज्ड व्हीकल हो गया। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि आपका यूज्ड व्हीकल हो गया, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं यूज्ड व्हीकल के बाद गुड्स
गुड्स में भी दो बातें आती है, एक सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। सीज्ड गुड्स क्या कर दिया गया है या कॉन्फिस्केटेड है, मतलब कब्जा कर हो गया है सरकार का, या फिर ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स को सरकार बेचती है तो ओल्ड एंड यूज्ड, और उसके बाद वेस्ट एंड स्क्रैप को सरकार बेचती है तो सरकार अगर वेस्ट एंड स्क्रैप को बेचेगी तो ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी, ये सब जो है आपका बतौर वेस्ट एंड स्क्रैप अगर सेल कर रही है, या फिर जो है सीज्ड गुड्स को, या फिर ओल्ड एंड जो यूज्ड गुड्स को, ठीक है, या फिर जो है यूज्ड व्हीकल को, तो उस सिचुएशन में जो रिसिपिएंट होगा वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, रिसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। यही बात बताई गई है कि एनी पर्सन एज रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई लायबल टू पे टैक्स इफ सप्लायर, सप्लायर कौन है, सेंट्रल, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि सप्लाई करता है यूज्ड व्हीकल या फिर सीज एंड कन्फिस्केटेड गुड्स या फिर ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स या फिर वेस्ट एंड स्क्रैप, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो है वो सेलिंग एजेंट को लाइसेंस वगैरह देता है, लॉटरी का लाइसेंस देता है, तो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट से आपको लॉटरी का लाइसेंस मिलता है, तो लॉटरी का लाइसेंस जो जिसको मिलता है वही रिसिपिएंट, बतौर रिसिपिएंट यही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। एक बार आप रीड कर लेना गुड्स के मामले, नोटिफाइड मामले, जो कि ज़्यादातर जो होता है कि आपको पढ़ाया नहीं गया है, बट मैंने आपको बता दिया कि कुछ गुड्स के संदर्भ में भी आपको पता रहेगा। बाकी जो है इंस्टीट्यूट जो है अब तक स्टडी मेटेरियल के नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल देती हैं कि आपका कि गुड्स का जो नोटिफाइड मामला है वो हमको पूछना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया वो। नोटिफाइड सर्विसेज फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है जहाँ पर रिसिपिएंट टैक्स देने के लिए लायबल होगा, कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं, यहाँ पर तो पहली बात होगी सर्विसेज, तो कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है जहाँ पर जो है रिसिपिएंट लायबल होगा। तो जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के सर्विस की बात करते हो, जिसके पास क्या है गुड्स कैरेज है, जिसके थ्रू वो कौन सा सर्विस देता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का सर्विस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस इसको बोले। इनके पास क्या है, गुड्स कैरेज हैं, गुड्स कैरेज हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह है इनके पास, और ये कौन सा सर्विस देते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा के देते हैं बाय रोड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवा के देते हैं। इनके पास दो ऑप्शन होता है जीएसटी पे करने का, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कि आप 2.5% जो है प्लस 2.5%, ठीक है, 2.5% प्लस 2.5%, ठीक है, यानी कि CGST 2.5% और SGST या UTGST 2.5%, टोटल 5% का जीएसटी पे करो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है 6+6, यानी कि 6% CGST और 6% IGST पे करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन होता है। ये कम जीएसटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट ITC यहाँ पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है, और यहाँ पर विथ ITC, यहाँ पर ITC आपको अलाउड है, ITC अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखने वाली बात ये है कि ये जो मामले हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विसेज है, वहाँ पर कौन टैक्स देता है, वहाँ पर आपका नोटिफाइड केस में जो है फॉरवर्ड चार्ज लगता है, बाकी सब केस में रिवर्स चार्ज लगता है, बाकी सब केस में जो है रिवर्स चार्ज लगता है। अब हम यहाँ पर इन दोनों के मामलों में एक बात जो है ये कॉमन आती है, जो इस साइड वाली बात आती है वो कॉमन आती है। गौर से इस चार्ट को आपको देखना है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है, चाहे वो आपका 5% का मामला हो या फिर 12% का मामला हो। अब आपको समझ में आ गया है 5% और 12% में क्या है, 5% का ऑप्ट करेगा तो ITC नहीं मिलेगा, 12% ऑप्ट करेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है रिसिपिएंट है, तो फिर एंट्री नंबर यहाँ पर 21A आती है एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की। एंट्री 21A ये बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन तो दोनों मामलों में एग्जेम्प्ट होगा, दोनों मामलों में एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। फिर 12% का केस है, 12% का केस है तो अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर नोटिफाइड पर्सन है, नोटिफाइड लोग हैं, ठीक है। ये नोटिफाइड लोग क्या होता है अभी हम देखते हैं। ये रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन है या नोटिफाइड लोग हैं, तो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी कि नॉर्मल चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी कि नॉर्मल चार्ज लगेगा, यानी कि सप्लायर टैक्स देगा। यहाँ पर जो सर्विस का सप्लायर होगा वो टैक्स देगा। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में तो सप्लायर है, ठीक है, तो ये 12% के मामले में।
अब यहाँ पर बात करते हैं, इस साइड में जो कैटेगरी आती है रजिस्टर्ड पर्सन है या नोटिफाइड पर्सन है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर नोटिफाइड पर्सन है। तो ये लोग में जो आपका नोटिफाइड पर्सन की कहानी अब हमको देखनी पड़ेगी कि नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो नोटिफाइड पर्सन में यहाँ पर बोला गया कि पहली बात तो यहाँ पर बताई गई कि रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो भी नोटिफाइड हो गया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आपका जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 दिन पहले कम से कम। फिर फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से जो रजिस्टर्ड बंदा है, ठीक है, वो सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जो रजिस्टर्ड बंदा है वो नोटिफाइड हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है, या बॉडी कॉर्पोरेट है या फर्म है, ठीक है, या फिर एओपी बीआई है, ये सब जो है नोटिफाइड बंदे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 12% के मामले में ये लोग टैक्स देने के लिए लायबल होंगे। रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड बंदा है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि आपका रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड बंदा है, रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड बंदा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ये रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड लोग अगर सरकारी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी का डिपार्टमेंट या फिर एंटिटी है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी। अब ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, उन्होंने जो है वो आपका जीएसटी के लिए नहीं बल्कि आपका टीडीएस के लिए जो है रजिस्ट्रेशन लिया है, सेक्शन 51 का वाला रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है। तो ये वाली जो एरिया है, इन लोगों में रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड पर्सन अगर ये सरकारी लोग हैं, इनका नाम हम शॉर्ट में रखते हैं सरकारी लोग, तो यहाँ पर बताता है एंट्री नंबर 21B। जैसे यहाँ पर एंट्री नंबर 21A था, वैसे एंट्री नंबर 21B है। 21B के तहत एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये कहानी जो है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट है बहुत आसान, ठीक है। तो पहली बात बोला कि जीटीए सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो हर हाल में जो है एग्जेम्प्टेड होगा, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू। लेकिन अगर जीटीए सर्विस जो है 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हो, तब तो भाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड पर्सन के मामलों में। लेकिन अगर 5% वाला ऑप्ट करते हो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एग्जेम्प्टेड है ही, रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड पर्सन में ये सरकारी लोग हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में एग्जम्पशन है। बाकी अदर लोग हैं तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अदर लोगों के केस मामले में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि जो सप्लायर होगा वो आपका अदर लोगों के मामले में यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि आपका रेसिपिएंट टैक्स देगा, ठीक है। इन लोगों का तो एग्जेम्प्टेड ही है, बाकी लोग रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड पर्सन में आपका रेसिपिएंट टैक्स देगा। इसीलिए ये जीटीए सर्विसेज है। जीटीए सर्विसेज जो है आरसीएम में क्यों दिया गया है, क्योंकि यही अदर की वजह से, जो अगर मान लीजिए कि 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हो, रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड पर्सन हो, ठीक है, और अदर दैन सरकारी लोग हो, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये कहानी में इतना टर्न एंड ट्विस्ट है, ठीक है। तो जीटीए सर्विसेज को आपने जो है वो ध्यान से समझा होगा, उम्मीद है। एक बार जो है उसको खुद से आपको रीड करना है, एक बार मैं रीड करवा के देता हूँ। सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए हु हैज नॉट पेड टैक्स एट 12%, यानी कि आपका हु हैज नॉट पेड, यानी कि यहाँ पर आप 5% वाला ऑप्शन ले रहे हो। ये शब्द कहने का मतलब 5% वाला ऑप्शन ले रहे हो, और आप नोटिफाइड पर्सन को आप जो है, नोटिफाइड पर्सन कौन है, जो कि भाड़ा देने के लिए लायबल है, जीटीए का भाड़ा देने के लिए लायबल है सप्लायर को, ठीक है। वो नोटिफाइड पर्सन को और रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई देते हो, तो अनलेस सरकारी लोग हैं आपका जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। यहीं पर बोली गई है नोटिफाइड पर्सन मीन्स कोई भी फैक्ट्री, ठीक है, या फिर सोसाइटी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर आपका जो है पर्सन रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन भी आ गया, मैंने पहले बोला था रजिस्टर्ड पर्सन। फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश अंडर बाय और अंडर एनी लॉ, कोई भी प्रकार का बॉडी कॉर्पोरेट। फिर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी वेदर रजिस्टर्ड और नॉट बाय एनी लॉ इंक्लूडिंग एओपी, ठीक है, आपका फर्म एलएलपी में एओपी भी आएगा। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फिर हमने देखा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैरेज बाय रोड टू। अब इन सरकारी लोगों को जो है एग्जम्प्टेड है, ठीक है, एग्जम्प्टेड है। इन दीज केस इवन एग्जम्पशन इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। ये सरकारी लोग कौन कौन है, डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का, या लोकल अथॉरिटी है, या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं,
ठीक है, तो हमारे चार्ट में यही बात क्लियर हुई थी। हमने चार्ट को आपको फिर से मैं बना के दिखा दूँ, 5% और 12% वाला मामला देखा था। अगर इन दोनों मामले में देखा था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो तब तो एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बोला गया था कि आप रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर अदर नोटिफाइड पर्सन को सप्लाई करते हो तो नॉर्मल चार्ज यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड पर्सन है, ठीक है, तो इसमें आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन एक्सेप्ट क्योंकि एग्जम्प्टेड है ये सरकारी लोग एग्जम्प्टेड हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये सरकारी लोग जो हैं वो एग्जम्प्टेड हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 12% वाले ऑप्शन के बारे में। वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताया। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो, ठीक है, जीएसटी पेबल नॉर्मल चार्ज मतलब फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर जीएसटी देगा 91 के तहत, ठीक है, यानी कि जीटीए। सप्लायर कौन है यहाँ पर? जीटीए है। उसके बाद जो है जीटीए सर्विसेज टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देना जो है एग्जम्प्टेड होता है, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्जम्प्टेड होता है। लेकिन अगर नोटिफाइड पर्सन को देते हो तो आपका नॉर्मल चार्जेस से ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये 12% में नहीं बोला कि सरकारी लोगों को एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है, ध्यान रखना कि ये 12% में नहीं बोला कि सरकारी लोगों को एग्जम्प्टेड होगा। अब यहाँ पर 5% जो 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी की बात करते हैं वो विदाउट आईटीसी पेमेंट किया जाता है, विदाउट आईटीसी पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। और एक बार उन्हीं सब चीज़ों को जो है आप पढ़ लेना दोबारा से, वही सब बातें लिखी है अलग शब्दों में। अब हम लीगल सर्विस की बात करते हैं। दूसरा सर्विस कौन सा है जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? वो है लीगल सर्विस। कौन सा सर्विस? तो लीगल सर्विस। यहाँ पर बोलते हैं कि लीगल सर्विस का मतलब एडवाइस, कंसल्टेंसी या फिर जो है आप असिस्टेंस लेते हो, ठीक है, किसका? तो किसी ब्रांच ऑफ लॉ में किसी भी मैनर में, ठीक है, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन किसके सामने में? कोर्ट वगैरह के सामने। तो लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी या असिस्टेंस, ठीक है, इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी या असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी। तो लीगल सर्विस का मतलब होता है कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी या असिस्टेंस के नाम पर किसी भी ब्रांच में, लॉ में, किसी भी मैनर में, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी, ठीक है। तो उसको लीगल सर्विस बोला गया। अब लीगल सर्विस की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर लीगल सर्विस बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया जाता है जो कि लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से ये बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा, बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा। हम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, जब एग्जम्पशन चैप्टर देखते रहेंगे तभी भी इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे इसी बात की चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको क्या बोला कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, ठीक है, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। अगर यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने वाला कौन है? इंडिविजुअल एडवोकेट है, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट है। सीनियर एडवोकेट मतलब जो आपका कोर्ट के जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, उसमें डिफाइन किया गया है, इसलिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सीनियर एडवोकेट किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट का फर्म, ठीक है। यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया गया है सीनियर एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट को अलग नहीं किया गया है, तीनों हर प्रकार के एडवोकेट को कवर कर लिया गया, चाहे फर्म वाले हो, सीनियर हो या इंडिविजुअल एडवोकेट हो। लीगल सर्विस अगर देते हैं, लीगल सर्विस का मतलब जो है एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस किसी भी ब्रांच ऑफ लॉ में, किसी भी मैनर में, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कोर्ट वगैरह के सामने में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। ध्यान रहे, अगर टैक्सेबल टेरिटरी में बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है तभी आपका रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर बिजनेस एंटिटी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तब तो भैया फॉरवर्ड चार्ज से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यही जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड बिजनेस एंटिटी है उसी को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद एक आता है, अगला सर्विस है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का सर्विस, ठीक है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का सर्विस। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर सप्लायर यहाँ पर कौन है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, ठीक है, एटी है, और रेसिपिएंट यहाँ पर बिजनेस एंटिटी है। अगर ये बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में है तो इन्हीं को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इन्हीं को टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई भी लिया तो यहाँ पर जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जब आप देखोगे ना तो वहाँ पर बोलोगे कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विस कोई भी लेता है बिजनेस एंटिटी के अलावा।
आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस कोई भी लेता था बिजनेस एंटिटी का, तो वो आपका जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अलावा कोई भी जो है सर्विस लिया तो आपका जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग यहाँ पर कहानी को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात के बाद हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विस। अब ये स्पॉन्सरशिप सर्विस में कहा गया है कि आपका कोई भी बंदा अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है, एनी पर्सन, ये सप्लायर है, ये स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है किसको? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर फर्म को। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस एंटिटी में भी स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी को बोल दिया गया, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट और दूसरा फर्म को, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो यही लायबल होगा। ये बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म ही जो है वो लायबल होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये इसके साथ, इसके जस्ट बाद जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में हम लोग इस चैप्टर की चर्चा दोबारा से करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हम रिपीट करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब क्या क्या हो गया? गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी हो गया। ये चार लोग जो है सरकार का मतलब हो गए। अगर ये सर्विस देते हैं किसको? बिजनेस एंटिटी को। सरकारी लोग अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं, जैसे कि आपका जो, अगर मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जो है यहाँ पर आएगा, अगर आपके शहर में मुकेश अंबानी आता है तो सारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह सब जो होते हैं उनको सर्विस देते हैं। ठीक है, तो या फिर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से, वो रेलवे विभाग से या किसी से सर्विस लेता है, तो उस सिचुएशन में ये बिजनेस एंटिटी उस पैसे पर जीएसटी दे करने के लिए लायबल होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी पैसे दे करने के लिए लायबल होगा। यहाँ पर बोला गया है एनी सर्विस एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट मतलब हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ सर्विसेज में इन लोगों को खुद ही जो है वो आपका टैक्स देना पड़ेगा, इन लोगों को खुद ही टैक्स देना पड़ेगा। मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से यही लोग टैक्स देंगे कुछ सर्विसेज में, इसीलिए बोला गया एनी सर्विसेज एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्शन कौन कौन है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सेप्शन कौन कौन है? एक आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर सरकार भी रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सरकारी कॉलोनी है जैसे कि हाईकोर्ट की कॉलोनी, हाईकोर्ट कॉलोनी, उसको सरकार अगर भाड़े पे लगाती है, ठीक है, किसी भी बंदे को, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स जो है उसे सरकार को देना पड़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिक बता दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 4 प्रकार के सर्विसेज हैं। वो 4 प्रकार के सर्विसेज, अगर मान लीजिए ये 4 प्रकार के सर्विसेज जो हैं अदर देन सरकार को देते हो, तो सरकार यहाँ पर 4 लोग हैं। ठीक है, ध्यान रहे। तो अगर ये 4 प्रकार के सर्विसेज कौन कौन से हैं? तो SALE, ठीक है, SALE, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेल लगा है, यहाँ पर उसका मतलब अलग हो गया। स्पीड पोस्ट, ए का मतलब एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट तो लगभग एक जैसा हो गया। एजेंसी सर्विसेज और लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये 4 प्रकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को या यूनियन टेरिटरी को, तब तो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अदर को अगर देता है तो जीएसटी यहाँ पर लगेगा, टैक्स के लिए लायबल होगा। अदर को देने पर टैक्स के लिए लायबल होगा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विसेज। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि तीसरा सर्विसेज है जहाँ पर सरकार लोग खुद ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, जो कि आपका पोर्ट या एयरपोर्ट के अंदर में जो आप काम करते हो, ठीक है, इनसाइड या आउटसाइड पोर्ट या एयरपोर्ट का जो काम करते हो, तो पोर्ट और एयरपोर्ट। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करें क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस तो अलग से बोल दिया गया है कि अगर सरकारी ट्रांसपोर्ट होता है भाई साहब, सरकार अगर गुड्स या सर्विस का ट्रांसपोर्ट देता है तो उस सिचुएशन में ये सरकार खुद ही लायबल होंगे, ये सरकार लोग खुद ही लायबल होंगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में सरकार खुद ही लायबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर इन रिलेशन टू पोर्ट या एयरपोर्ट कोई भी सर्विसेज आप देते हो, ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का सर्विसेज आप देते हो सरकारी डिपार्टमेंट बना के, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन रिस्पेक्ट टू पोर्ट और एयरपोर्ट, इनसाइड या आउटसाइड पोर्ट या एयरपोर्ट का सर्विसेज, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आप इसको मेमोरी टेक्निक से जो है बना के ध्यान में रखो। ये आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, आर हो गया, ये पी हो गया, और ये पोर्ट और एयरपोर्ट हो गया।
ठीक है, और टी हो गया तो रपार्ट। तो रपार्ट का सर्विसेज, एनी सर्विसेज एक्सेप्ट रपार्ट का सर्विसेज आपका ये लायबल होगा, ये बतौर रिसिपिएंट लायबल होगा। लेकिन रपार्ट का सर्विसेज जो होता है, आरपीएटी का जो सर्विस होता है, वो सर्विसेज पर सरकार खुद ही लायबल होगी। ये आरपीएटी के सर्विसेज पर सरकार खुद ही लायबल होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यही बात मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अगर सर्विस सप्लाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो वही बिजनेस एंटिटी लायबल होगा रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स देने के लिए। अगर बिजनेस एंटिटी जो है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब तो भैया ये सरकार लोग ही लायबल होंगे। और एनी सर्विसेज एक्सेप्ट जो है रपार्ट का सर्विसेज। तो आर का सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विसेज जो है। अब यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 5A, तो रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन में आपका एक यहाँ पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग से डाल दिया गया। ये भी सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 5A होगा, मतलब यहाँ पर एक अलग से आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2019 का अमेंडमेंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। वो अगले मुद्दा हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं और सम स्पेसिफिक सर्विसेज। तो पी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 4 प्रकार के सर्विसेज, अगर अदर दैन सरकारी लोगों को देते हो तो 4 प्रकार के सर्विसेज हैं, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज। फिर सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड प्रेमिसेस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर का सर्विसेज। इन द अबव के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी खुद ही टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अलग एंट्री देखते हैं कि भाई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आखिर क्या मामला है। यहाँ पर बोला गया कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी 2 बातें बता दी गई। ठीक है, 2 बातें बता दी गई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। पहले तो बोला कि पहला आपका, इससे पहले एंट्री आपको साफ साफ बोला कि आपका जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस देता है, ठीक है, तो यही खुद लोग, ये लोग लायबल होंगे। लेकिन ये रिसिपिएंट को देता है, और रिसिपिएंट अगर जो है आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तब तो भाई ये रजिस्टर्ड पर्सन फंस गया, ये बतौर रिसिपिएंट इनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट लोग को ही टैक्स देना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशन बोल दिया गया है। ठीक है, यही बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक सर्विस की बात की जा रही है, यहाँ पर केवल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। यूँ तो गवर्नमेंट को सर्विस देना, टैक्स देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर रिसिपिएंट है तो वो टैक्स देगा। वो एक अलग कर दिया, पार्ट के आर में थोड़ा सा लोचा लगा दिया। ठीक है, ये 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से। ठीक है, 2019 का एग्जाम जो था उसके अमेंडमेंट के हिसाब से। तो सर्विस सप्लाई बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट, ठीक है, या फिर IGST एक्ट, तो पर्सन लायबल टू पे वो रजिस्टर्ड बंदा होगा, वो रजिस्टर्ड बंदा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया जाता है तो RC में एप्लीकेबल है, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि आप सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। फिर हम लोग कुछ जो आपका क्या बोलते हैं उसको 2019 के रिस्पेक्ट में कुछ अमेंडमेंट आए थे, इसीलिए ये सब एंट्री नंबर रेड कलर से दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर क्या करता है अपना TDR या फिर FSI, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस पर जो है टेंशन नहीं लेना है, प्रमोटर को देता है, प्रमोटर को देता है। अब यहाँ पर इस पर टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं। ठीक है, आपका क्या होता है कि आपके पास ज़मीन है, ठीक है, आपके दादाजी का खरीदा हुआ ज़मीन है, आप क्या करते हो कि इस पर घर बनवाने के लिए बिल्डर को दे देते हो। ठीक है, अब बिल्डर जो घर बनवा के आपको देगा तो बदले में आपको 10-15 फ्लैट तो देगा, और कमर्शियल देगा, कमर्शियल भी सामने में रहेगा फ्लैट का, वो भी आपको देगा। तो उसको बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगर इसके ऊपर भी फ्लोर बनाना है तो आप, हो सकता है कि आपका वो पुराना बिल्डर के बाद भी जो है फ्लोर जो है आप बनाने के लिए जो है आप ऑथराइज करो, ठीक है, उस जमीन पर। तो एनी पर्सन ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट फ्लोर इंस्पेक्शन, प्रमोटर को, तो ये प्रमोटर बंदा उस पैसे पर टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा, ना कि आप करोगे। ठीक है, तो एनी बंदा, एनी पर्सन, यहाँ पर पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं इंडिविजुअल ही हो। तो यही बात बोली गई, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, तो प्रमोटर, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो प्रमोटर जो है बतौर सर्विस रिसिपिएंट लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। ठीक है, यही बात यहाँ पर ऐसी ही बात बोली गई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड के बारे में। अगर 30 साल या उससे अधिक के लिए तो उसको लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बोला गया। ठीक है, 30 साल या उससे अधिक के लिए अगर लीज पे देते हो, उससे कम के लिए देते हो, तब तो आप ही लायबल हो जाओगे, क्योंकि आप सप्लायर हो, आप ही लायबल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगर कोई करता है बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस या डेवलपमेंट चार्ज। यहाँ पर अपफ्रंट अमाउंट मतलब जो आपने लीज पर दिया है तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है वो ऑलरेडी एग्रीड है, चाहे वो आपका जो है पीरियोडिक रेंट बोलकर क्यों ना दे, भले ही पार्ट में इंस्टॉलमेंट में दे रेंट बोलकर, ठीक है, या फिर अदर मैनर में कैसे भी दे, उससे मतलब नहीं, अप फ्रंट में डिसाइडेड एग्रीमेंट के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 ईयर्स और मोर के लिए बाई एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट प्रीमियम। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा कि जिनको आपने दिया है, जो रिसिपिएंट है, प्रमोटर वगैरह, वो लायबल होंगे बतौर रिसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए, वो लायबल होंगे। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, हम बात करते हैं यहाँ पर सर्विस बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर की सर्विस की जहाँ तक हम लोग चर्चा करते हैं, तो जो डायरेक्टर भाई साहब है, डायरेक्टर कहाँ पे होता है, तो कंपनी में होता है। डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर का सर्विस जो होता है वो आपका डायरेक्टर जो है उसका सर्विस होता है कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट में। अब ये डायरेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के डायरेक्टर हो सकते हैं, एक आपके जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो आपका जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर है वो आपका एम्प्लॉई होता है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो एम्प्लॉई हो गया, तो एम्प्लॉई के रिलेशन की वजह से शेड्यूल 3 में सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। अब सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी ही नहीं लगेगा। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि आपका कोई एम्प्लॉई नहीं है, अदर डायरेक्टर है। ठीक है, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेटिंग फीस, कमीशन वगैरह वो सब लेते हैं। तो उनको उसके बदले में वो किसको सर्विस देते हैं, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देते हैं। तो ये डायरेक्टर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देंगे तो यही लोग लायबल हो जाएंगे बतौर रिसिपिएंट, यही लोग लायबल होंगे, डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। भले ये सर्विस जो है डायरेक्टर देता है, लेकिन याद रहे डायरेक्टर अदर दैन एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको एक बार जस्ट रीड करनी है। सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, देन said company or body corporate located in taxable territory shall be liable to pay tax. Full time director is employee of the company. हिंद शेड्यूल 3 के अंतर्गत अगर होल टाइम डायरेक्टर जो है वो सर्विस देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका क्या बोलते हैं, जीएसटी के लिए लायबल ही नहीं होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कांट बी कॉल्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हिंद सेटिंग फीस, कमीशन वगैरह सब टैक्सेबल होता है, और टैक्स कौन देगा, रिसिपिएंट देगा, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट देगा। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट वो टैक्स देगी बतौर रिसिपिएंट। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इंश्योरेंस सर्विस की बात करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस बिजनेस का सर्विस देता है, इंश्योरेंस एजेंट देता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, इंश्योरेंस एजेंट किसको देता है, इंश्योरेंस एजेंट वो बिजनेस करके देता है, यानी कि आपका जो है इंश्योरेंस जो है ग्राहक वगैरह सब देता है। तो आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है जो टैक्सेबल टेरिटरी में है वही लायबल होगी जीएसटी पे करने के लिए, इंश्योरेंस के केस में वही लायबल होगी। सेम इंश्योरेंस एजेंट की तरह रिकवरी एजेंट की बात होती है, रिकवरी एजेंट की बात होती है। जैसे बजाज फाइनेंस का रिकवरी एजेंट वाले ने बजाज फाइनेंस को सर्विस दिया, तो इसका मतलब बजाज फाइनेंस को ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर रिकवरी एजेंट देता है किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनबीएफसी को, ठीक है, अगर ये बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो यही लोग लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए, यही लोग लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए। फिर यहाँ पर जो है मई 2020 में कॉपीराइट सर्विस के बारे में अमेंडमेंट है। पहले भी कॉपीराइट सर्विस था और अभी भी कॉपीराइट सर्विस है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, ऑथर को अलग कर दिया गया है, ऑथर को अलग कर दिया गया है। तो 30 सितंबर 2019 तक की कहानी हम जानते हैं पहले। अब तक क्या हो रहा था, अब तक क्या हो रहा था, तो यहाँ पर आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर्विस प्रोवाइडर है ऑथर, म्यूजिक कंपोजर या फिर फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। ये ऑथर शब्द पे सारे विवाद हुए, ये ऑथर शब्द को अलग किया गया है बस। तो अगर ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये सर्विस रिसिपिएंट है, सर्विस रिसिपिएंट कौन है, पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या फिर लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो पब्लिशर किसके संदर्भ में आया है, ऑथर के संदर्भ में आया है। तो ये लोग जो है 30 सितंबर 2019 तक क्या होता था
कि ये लोग सर्विस देते हैं। अब ऑथर जो सर्विस देता है उसमें भी स्पेसिफाइड करके बोला गया कि ये लोग जो सर्विस देते हैं, ठीक है, ये लोग जो सर्विस देते हैं उसके बारे में बोला गया कि ये ट्रांसफर करते हैं या फिर अधिकार देते हैं यूज का या एंजॉयमेंट करने का, राइट ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कॉपीराइट ट्रांसफर करते हैं। कॉपीराइट जो है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर ए के हिसाब से ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल लिटरेसी, ठीक है, ऑथर के केस में लिटरेसी या फिर ड्रामा, और उसके बाद जो है म्यूजिक या आर्टिस्टिक वर्क, ये सारे सर्विसेज होने चाहिए। तो यहाँ पर सर्विस कौन सा है, ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस रिसिपिएंट है, और सर्विस क्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन में ये पब्लिशर वगैरह सब जो है जीएसटी पे करने के लिए लायबल होते थे 30 सितंबर तक। ये ऑथर की कैटेगरी अलग नहीं की गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑथर की कैटेगरी अलग की गई है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो सर्विस जो प्रोवाइड करता था वो कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता था। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ऑथर या म्यूजिक कंपोजर और लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट जो है यहाँ पर ये जो शब्द है ये कॉपीराइट के सेक्शन 13(1)(a) के हिसाब से आएगा, कॉपीराइट एक्ट के, जो कि आपका 13 का 1A बोलता है कि कॉपीराइट किस चीज के रिलेटेड, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल के रिलेटेड, मतलब उन्होंने ही बनाया हो, ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क टू द पब्लिशर कंपनी वगैरह वगैरह। तो जो ये लोग जो है बंदे लोग जो सर्विस लेने वाले हैं वो लोग टैक्स देने के लिए लायबल होते थे। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 2019 से 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है। ऑथर वाले को जो है अलग एंट्री दे दी गई। आप देख सकते हो ऑथर वाले को, उसका रीजन भी थोड़ी देर में पता चलेगा कि ऑथर वाले को कुछ कंडीशन और लगाने थे, इसकी वजह से ऑथर वाले को अलग एंट्री दी गई है, ऑथर वाले को अलग एंट्री दी गई है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो ये आपका मई 2020 के रिस्पेक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है 1 अक्टूबर 2019 को, जब इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं तो आप यहाँ पर गौर कर सकते हो कि आपका म्यूजिक कंपोजर का सर्विस है, ऑथर हटा दिया गया, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्टिक और लाइक, इसमें ये कंपनी लोग टैक्स देगी। सर्विस यहाँ पर वही 13(1) का ए वाला कॉपीराइट एक्ट का ओरिजिनल वाला है, ठीक है, ओरिजिनल वाला है। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ओरिजिनल लिटरेरी हट गया, लेकिन ड्रामेटिक वगैरह सब आपको देखने को अभी भी मिलेगा, ड्रामेटिक या फिर म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क। तो सर्विस ये है, सर्विस प्रोवाइडर ये है, सर्विस रिसिपिएंट ये है, ये सर्विस रिसिपिएंट लायबल होगा। ये कंटिन्यू चला, अभी भी म्यूजिक कंपोजर का जैसा था वैसे ही चला, बस ऑथर वाला जो है वो पॉइंट हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। अब ये ऑथर वाले में क्या लफड़ा है ये जरा हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ऑथर, ठीक है, और जो सर्विस लेने वाला है वो पब्लिशर है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, ठीक है, ऑथर और यहाँ पर पब्लिशर। तो ये तो क्लियर सी बात है कि ऑथर सर्विस देगा। अब ये ओरिजिनल लिटरेरी का सर्विस देगा, और ओरिजिनल लिटरेरी कहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो 13(1)(a) में डिफाइन किया गया है कॉपीराइट एक्ट के, ठीक है। अब ये लोग लायबल होंगे टैक्स देने के लिए, पब्लिशर जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। यहाँ पर प्रोवाइडेड की वजह से अलग किया गया, ये प्रोवाइडेड करके इनको लगाना था। तो नथिंग अप्लाई कब नथिंग अप्लाई होगा, जब ऑथर जो होता है, नथिंग अप्लाई मतलब क्या हो गया कि ये तो जनरली आप टैक्स ये देंगे, लेकिन यहाँ पर नथिंग प्रोवाइडेड करके बोल दिया, नथिंग अप्लाई मतलब ऑथर जीएसटी देगा। कुछ केस में जो है ऑथर को बोला गया कि ये बंदा खुद जीएसटी देगा, ठीक है। अब चेतन भगत वगैरह सब है वो खुद जीएसटी देगा, ऑथर के केस में बोला गया अगर कुछ चीज़ें पूरी की जाती है, कुछ क्राइटेरिया पूरा किया जाता है। पहली बात तो ऑथर रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी एक्ट में, ठीक है, ऑथर ने रजिस्ट्रेशन लिया हो। उसके बाद दूसरी बात कि उसने एनेक्सर 1 के हिसाब से, एनेक्सर 1 का जो कॉलम 2 है, बस आपको इतना ही याद रखना है वो क्या है, उसे मतलब नहीं है। एनेक्सर 1 के हिसाब से या स्पेसिफाइड एनेक्सर के हिसाब से डिक्लेरेशन देना है, उसको डिक्लेरेशन देना है कि भाई साहब 9(1) के हिसाब से, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हम टैक्स देंगे और एक्ट के सारे प्रोविजन हमको एप्लीकेबल होंगे, ये डिक्लेरेशन देगा वही ऑथर ही। और 1 साल तक जो हमने डिक्लेरेशन ये जो दे रहे हैं उसको विड्रॉ भी नहीं करेंगे, ऑथर खुद ही जीएसटी पे करने के लिए तैयार है एनेक्सर 1 के हिसाब से, ठीक है। या फिर आपका ऑथर एनेक्सर 2 के हिसाब से इनवॉइस में डिटेल देगा, एनेक्सर 1 या फिर 2 के हिसाब से, यहाँ पर 2 के हिसाब से इनवॉइस में डिक्लेरेशन देगा। तो ये ऑथर टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज ना लगे, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ठीक है। ये प्रोवाइडेड करने की वजह से सारा लफड़ा आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि ऑथर सर्विस प्रोवाइडर है, पब्लिशर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जनरली ये टैक्स देता है बतौर रिसिपिएंट, ये रिसिपिएंट टैक्स देगा, लेकिन प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल
अप्लाई जहाँ पर ऑथर हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट और डिक्लेरेशन फाइल करता है एनेक्जर 1 में, एनेक्जर 1 में जो कि टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है जुरिडिक्शन के हिसाब से, जुरिडिक्शनल कमिश्नर जो टाइम बोलेगा उस लिमिट के अंतर्गत, जिसमें वो डिक्लेरेशन में क्या बोलता है साफ साफ कि हम खुद 9 के 2 के हिसाब से जो है वो GST देंगे। डिक्लेरेशन में बोलता है कि सॉरी खुद 9 के 1 के हिसाब से GST देंगे, ठीक है। एनेक्जर के कॉलम 2 में डिक्लेरेशन देता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोलता है कि सारे प्रोविजन एक्ट के जो हैं हम कंप्लाई करेंगे, जितने भी नियम कानून रिटर्न वगैरह होते हैं सब हम कंप्लाई करेंगे, हम टैक्स वगैरह पेमेंट करेंगे, ठीक है। और हम 1 साल तक नॉट विड्रॉ भी नहीं करेंगे, 1 साल तक विड्रॉ भी नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं एनेक्जर 1 में डिक्लेरेशन दिया तो एनेक्जर 2 में डिक्लेरेशन देता है, ठीक है। एनेक्जर 2 में डिक्लेरेशन देता है और वो इनवॉइस इशू करता है, पब्लिशर के नाम पर इनवॉइस इशू करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑथर टैक्स देगा, इनवॉइस इशू किया भी तो भी ऑथर टैक्स देगा। तो ये ऑथर को क्लॉज को अलग कर दिया गया है आपका 1 अक्टूबर 2019 से, 1 अक्टूबर 2019 से। 1 अक्टूबर 2019 से पहले ये प्रोवाइडेड वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब हर हाल में पब्लिशर ही टैक्स देगा, ठीक है। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है कि आपका यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक और अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में, ठीक है। ये कॉपीराइट सर्विसेज वगैरह सब जो है हम लोगों ने देख लिया। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि एनी पर्सन, ठीक है, अब इंपोर्ट होता है सर्विस, तो इसको ऐसा नहीं GST में बोला गया कोई बंदा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, एनी पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, कोई बंदा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो टैक्सेबल टेरिटरी के बंदे को सर्विस देता है, एनी बंदे को जो कि आपका टैक्सेबल टेरिटरी में है, टैक्सेबल टेरिटरी में, एक्सेप्ट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। अभी जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का जो है संदर्भ ये आया कि कोई बंदा जो है वो अगर मान लीजिए कि आपका नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, तो आप सबसे पहले वहां पर ये देखो कि सेक्शन नंबर 7 आपने देखा था, उसमें क्लॉज नंबर 1 का B बोला गया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन होगा तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो तभी भी GST के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, अगर ऑनलाइन रिसिपिएंट जो ले रहा है कोई बंदा ऐसा है कि जो GST के लिए लायबल नहीं है, सरकार उसको छोड़ना चाह रही है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपने कोई सर्विसेज लिया, ठीक है, आपने जो है इंटरनेट मार्केटिंग जो है सीखनी है, आपको सीखने के पर्पस से या एनिमेशन आपको सीखना है उस पर्पस से, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बोला गया कि आपको यहाँ पर बोला गया कि भाई बतौर रिसिपिएंट तो कोई बंदा अगर टैक्सेबल टेरिटरी में तो वही रिसिपिएंट बोलकर टैक्स देगा, लेकिन एक्सेप्ट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को छोड़कर बाकी कोई भी रिसिपिएंट जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वालों से सर्विस लेता है तो वो आपका GST पे करने के लिए लायबल होगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के मामले में अगर आपको याद होगा तो वो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, अकॉर्डिंगली IGST लगेगा सेक्शन 7 ऑफ IGST के हिसाब से। तो एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन NTOR, देन पर्सन लायबल टू पे टैक्स, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है वही पर्सन लायबल टू पे टैक्स होगा और सब्जेक्ट टू IGST होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जब हम लोग बात करते हैं, अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के में भी यहाँ पर बोला गया कि आपका क्या बोलते हैं उसको GST जो है टैक्सेबल टेरिटरी वाला बंदा देगा, ठीक है। तो फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन गुड्स आप इंपोर्ट करते हो तो टैक्स कौन देगा? टैक्स किससे लेगा? सरकार। वो विदेश में जाकर तो टैक्स नहीं मांगेगा सामने वाले बंदे से, वो आप ही से टैक्स मांगेगा क्योंकि आपने इंपोर्ट करवाया, आप इंपोर्टर हो। तो यही बात बोली गई है कि सर्विस प्रोवाइडर एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। यहाँ पर वेसल को स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि वेसल का सर्विसेज से ट्रांसपोर्टेशन करवाते हो आउटसाइड इंडिया से अप टू प्लेस ऑफ कस्टम स्टेशन। तो यहाँ पर आप एक बार मैं फिर से इस पॉइंट को अभी फिलहाल रोक के रखता हूँ, मैं यहाँ पर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में इसकी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहाँ पर हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, एग्जेम्पशन चैप्टर में। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं RBI के बारे में, ठीक है। तो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस अगर दिया जाता है कौन? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी देता है सप्लाई ऑफ सर्विस टू RBI को, ठीक है, RBI को। यानी कि आपका जो है मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, ये RBI ही खुद ही फॉर्म करता है, ये ओवरसीइंग कमिटी RBI खुद ही फॉर्म करता है, ठीक है। अगर खुद फॉर्म करके इन्हीं का सर्विस लेता है और ये ओवरसीइंग कमिटी वाले को कुछ पे करता है RBI,
तो उस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान देना है कि आरबीआई को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई को जीएसटी पे करना पड़ेगा कब? अगर आप ओवरसीइंग कमेटी का सर्विस लेते हो तो। ठीक है, ओवरसीइंग कमेटी जो है उस आरबीआई फॉर्म करता है ताकि लोन वगैरह के मैटर को डील कर सके। अब ये आरबीआई का जो कहानी है उसके बारे में भी मेरे को चर्चा करनी है एग्जामिशन में, कि यहाँ पर हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी का सर्विस अगर आरबीआई लेता है तो ये आपका आरबीआई को ही जीएसटी देना पड़ेगा बतौर रिसिपिएंट। फिर हम बात करते हैं डेलीगेटेड एजेंट सर्विसेज के बारे में, सॉरी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो सर्विस बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी और फर्म। ठीक है, अगर बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सर्विसेज देते हो, बैंक और एनबीएफसी को। ठीक है, तो ये याद रहे यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है डीएसए है। ठीक है, डीएसए जो है वो बैंक के बिहाफ में अकाउंट ओपनिंग वगैरह वगैरह का काम करवा के देती है। ठीक है, लोन वगैरह की। तो जो आपका यहाँ पर सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर दैन, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल है बंदा जो सेलिंग एजेंट है, वो इंश्योरेंस एजेंट की तरह, रिकवरी एजेंट की तरह यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी जो सर्विस देता है बैंक वालों को, खाता वाता खुलवा के देता है, तो इंश्योरेंस एजेंट की तरह इनको भी बोल दिया गया इनका सर्विस जो है जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब जीएसटी के लायबल मतलब ये देगा, ये टैक्स देगा, वहाँ पर बैंक या एनबीएफसी वालों से टैक्स लिया जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि बैंक और एनबीएफसी वाले जो हैं वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होने चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है कि सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर्स। ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स की सर्विसेज अगर बैंकिंग कंपनी लेता है तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स की सर्विसेज जो है बैंकिंग कंपनी लेता है तो वो बैंकिंग कंपनी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, नाम से जाहिर है बिजनेस फैसिलिटेटर्स, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि बैंकिंग कंपनी जीएसटी देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट का सर्विस लिया जाता है, ठीक है, तो एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस नहीं बोलकर एजेंट टैक्स नहीं देकर इंश्योरेंस एजेंट वाले की तरह ये भी आपका टैक्स नहीं देकर जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होगा वो जीएसटी देगा। ठीक है, रिसिपिएंट जीएसटी देगा। सर्विस प्रोवाइडेड एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस टू बिजनेस करस्पॉन्डेंस, तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस को जीएसटी देना है बशर्ते कि ये टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात आती है सिक्योरिटी सर्विस की। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज की बात आती है। ये सिक्योरिटी सर्विसेज की जहाँ तक बात आती है तो सिक्योरिटी पर्सनल अगर अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है टैक्सेबल टेरिटरी में तो वही आपका सर्विस टैक्स यहाँ पर जीएसटी देगा। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सन, मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है वो आपको सिक्योरिटी पर्सन सप्लाई करके देती है ताकि अपने फैक्ट्री में या फिर जो है आपका रेसिडेंशियल जो जगह है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को आप रख सको। ठीक है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए वो सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाले। टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन को देती है, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। ये रजिस्टर्ड पर्सन बतौर रेसिपिएंट लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। अब अगर यहाँ पर प्रोवाइडेड करके बताया गया है कि यहाँ पर स्पेसिफाइड लोग हैं तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड वाले को ही जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप इन लोगों को सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हो तो, इन लोगों को सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हो तो बहुत सारी जो है एजेंसीज जो होती हैं वो सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े जो एजेंसीज होते हैं जहाँ पर आप बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर आप सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड वगैरह सब रखते हो, तो ये डिपार्टमेंट के जो हैं, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सब सरकारी लोगों को अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज देते हो तो सर्विस प्रोवाइडर को ही जीएसटी देना पड़ेगा, ना कि बतौर इन रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है सीजीएसटी एक्ट में फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 51, केवल गवर्नमेंट एजेंसी जो है केवल टैक्स काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम वाले को भी अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दिया जाता है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देता है, रिसिपिएंट है ये, ठीक है, इनको सिक्योरिटी सर्विस दिया जाता है कंपोजिशन स्कीम वाले रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर यही सिक्योरिटी सर्विस वाले को ही जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, इनको देने की जरूरत नहीं, यही जीएसटी देगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है। मुख्य चर्चा है यहाँ पर आपका जो अमेंडमेंट्स आया हुआ है, अमेंडमेंट्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को कवर कर लिया गया है यहाँ पर।
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को कवर किया गया है प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विसेज देते हो, ठीक है, एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट ने जो आपका इनको भी बॉडी कॉर्पोरेट को भी जो है मोटर व्हीकल का रेंटिंग का सर्विसेज में भी जो है वो इनको दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 5% से जीएसटी पे करो, 2.5% सीजीएसटी का और 2.5% एसजीएसटी का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं कि एनी पर्सन अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5% रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहानी में जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर पढ़ोगे तब आपको वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की पूरी कहानी समझ में आएगी। वहाँ पर क्या बोला गया है कि आप जो है एक सर्विस देते हो, जो मोटर व्हीकल को आप किराए पर देने का सर्विस देते हो, ठीक। अब आप एक जो है आप है राज ट्रेवल्स वाले, ठीक है, आपका दोस्त है मोहन ट्रेवल वाला। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, राज ट्रेवल को जो है इसके पास जो है मान लीजिए 5 गाड़ियाँ हैं और मोहन के पास जो है वो 7 गाड़ियाँ हैं। अब ये आपको अचानक जो है वो करीब 8 गाड़ी का बुकिंग आ गया, 8 गाड़ी का बुकिंग आ गया, तो 5 तो आपके पास है, 3 आप इनसे लोगे कि मोहन ट्रेवल वाले मेरे को 3 गाड़ी भेज दे, ठीक है। तो टोटल 8 का बुकिंग आपने करवा दिया। तो ये सिमिलर लाइन का बिजनेस वाला जो आपका इनपुट सर्विस लेते हो केवल उसी का आईटीसी मिलता है आपको, ठीक है। ये मोटर व्हीकल के रेंटिंग के केस में केवल इसी का आईटीसी मिलता है, बाकी आप कोई भी इन्वर्ट सप्लाई लेते हो उसका आपका आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही वाली कहानी जो है यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, अब जो ये 8 गाड़ी भेजने का ऑर्डर दिया था आपको बॉडी कॉर्पोरेट ने दिया था, तो वही बॉडी कॉर्पोरेट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। आपको कंडीशन यहाँ पर क्या पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पर कंडीशन पूरा करना पड़ेगा एनी पर्सन अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट आप ये सर्विस दे रहे हो। सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, जो कि पेइंग टैक्स एट 2.5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विथ आईटीसी ओनली विथ रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। किस चीज़ का आईटीसी, सेम टाइप के बिजनेस करने वाले का आपने लिया, ठीक है। तो ये दो बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब कहानी आगे बढ़ती है कि 1 अक्टूबर 2019 से ही लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की जो सर्विसेज होती है उसको भी कवर कर लिया गया है। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज सर्विसेज जो होती है वहां पर बोला गया है कि जो बोरोअर होगा वो पर्सन जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। यानी कि आपका गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि सर्विस प्रोवाइडर आपका कौन है, लेंडर है, और सर्विस रिसिपिएंट यहां पर कौन है, बोरोअर है। सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका लेंडर है और सर्विस रिसिपिएंट जो है बोरोअर है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बोरोअर जो होता है वो बोरो करता है आपका यहाँ पर सिक्योरिटी अंडर स्कीम के तहत जो है आपका सेबी का स्कीम जो होता है उसके तहत जो इंटरमीडिएरी जो अपॉइंट किए गए हैं उसके थ्रू सिक्योरिटी को बोरो करता है। लेंडर जो होता है उसका लेंडिंग करता है, ठीक है, लेंडिंग करता है सिक्योरिटी का, यानी कि आप सिक्योरिटी को डिपॉजिट करते हो, ठीक है, इंटरमीडिएरी के पास अदर पर्सन के नाम पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करने वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो सर्विस देता है लेंडिंग और बोरिंग का, जो लेंडिंग और बोरिंग में जो आपका अंडरलाइंग एसेट से बीच में जो आपका जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर जो दिया जा रहा है वो आपका यहाँ पर क्या बोला गया कि आपका सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 यानी कि सेबी का स्कीम के तहत अगर कोई यहाँ पर सिक्योरिटी लेंडिंग का सर्विस देता है तो, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी को जमा करके एक्चुअली जो है वो पैसे लिए जाते हैं। पर्सन यहाँ पर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर वो कौन हो गया, वो हो गया आपका लेंडर। ये लेंडर कौन हुआ, तो ये लेंडर हुआ पर्सन जो कि डिपॉजिट करता है सिक्योरिटी को, जो रजिस्टर्ड इन हिज नेम, जो लेंडर अपना सिक्योरिटी को जमा करता है जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन जिसने उसको ऑथोराइज किया है, ठीक है। आप इंटरमीडिएरी के थ्रू जो है वो आप लेंडिंग स्कीम के तहत सेबी का सिक्योरिटी अपना जमा करते हो। बोरोअर कौन हुआ, बोरोअर का मतलब होता है यहाँ पर ए पर्सन, कौन सा पर्सन, जो कि बोरो करता है सिक्योरिटीज अंडर स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी, जो सिक्योरिटी को बोरो करता है। ये सर्विसेज जो है बोली गई है कि जो भी कंसिडरेशन इसमें होता है, ठीक है, सिक्योरिटी का लेंडिंग सर्विसेज में, वो आपका 1 अक्टूबर 2019 से
जीएसटी के दायरे में आ गया। 18% रेट से जीएसटी लगेगा लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन इशू किया गया सर्कुलर में। सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन बोलकर क्या बोला गया कि भाई साहब जो भी आपका यहाँ पर क्लियर किया जाता है कि जो पहले वाला सिचुएशन होगा, यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक फॉरवर्ड चार्ज में यानी कि लेंडर ही जीएसटी पे करता था। ठीक है, अब तक अगर पहले ये ट्रांजेक्शन हुआ, पहले का ट्रांजेक्शन किया हुआ, मैं लेंडर जीएसटी पे करेगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2019 से बोरोवर जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि जो 1 अक्टूबर 2019 है, इस सिचुएशन में बोरोवर जीएसटी पे करेगा, क्योंकि अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ गया। ये बात जो है सीबीआईसी को क्लैरिफिकेशन करके बताना पड़ा कि पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2019 से बोरोवर ऑफ सिक्योरिटी शैल बी लायबल टू पे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 18% के रेट से। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन इशू ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेवी। एयरपोर्ट लेवी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्लैरिफिकेशन देखते हैं। अब जब एयरपोर्ट लेवी की बात आती है तो आपको यहाँ पर कुछ जो है वो बातें जो है, कुछ टर्म जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो टर्म आपको समझना पड़ेगा। एक टर्म होता है कि आपका जो है एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है, एक टर्म होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एयरलाइन नीड नॉट टू पे एयरपोर्ट लेवीज। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला यहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेटर है। सर्विस प्रोवाइड करने वाला एयरपोर्ट ऑपरेटर है, वो किसको सर्विस तो यहाँ पर आपको ध्यान से एक बात यहाँ पर देखनी है कि एक है आपका एयरलाइन, ठीक है, और दूसरा है, एक तरफ है एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरपोर्ट ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी क्या आती है कि जो ये एयरलाइन है, ये आपका बतौर प्योर एजेंट एयरपोर्ट ऑपरेटर के बिहाफ में जो है वो पैसे कलेक्ट करता है। यानी कि ये जो आपका एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो लेवी करता है, वो लेवी करता है चार्जेस का। चार्जेस लगाता कौन है? लेवी करता है कौन? एयरपोर्ट ऑपरेटर। एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है लेवी करता है, उसके बिहाफ में एयरलाइंस जो है उस पैसे को कलेक्ट करेगा। ठीक है, जो लेवी करेगा वो आपका फीस के नाम से लेवी करेगा, फीस के नाम से लेवी करेगा, चाहे वो पैसेंजर सर्विस फीस हो, ठीक है, पैसेंजर सर्विस फीस हो या यूजर डेवलपमेंट फीस हो, उसके नाम से लेवी किया। एयरलाइन के क्या किया, उसके बदले में केवल पैसा कलेक्ट करता है कि एयरपोर्ट जो है ऑपरेटर जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, उसने क्या किया हुआ है, लेवी किया हुआ है, इसके बदले में एयरलाइन वाले बोलते हैं कि हम कलेक्ट करेंगे। अब ये जो कलेक्ट करते हैं, कुछ कंडीशन को पूरा करते हैं, तो ये कलेक्ट करने वाले जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, ये कलेक्ट करने वाले जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या होती है कि ये जो कलेक्ट किया है पैसा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, कलेक्ट किया पैसा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इस कलेक्शन में से जो इनका चार्जेस है, एयरलाइंस का जो चार्जेस है, वो चार्जेस पर वो जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, जो कलेक्ट किए हैं पैसा उस पर जीएसटी पे नहीं करेंगे अगर कलेक्शन किए हैं बतौर प्योर एजेंट। अब प्योर एजेंट जो है, ये शब्द जो है जीएसटी में इस्तेमाल किया गया है। प्योर एजेंट जो है फिलहाल आप एक जनरल टर्म में समझो, जो कि आगे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्योर एजेंट का मतलब होता है ऐसा एजेंट जो आपका प्रिंसिपल होता है उसके बिहाफ में काम करता है, और जो उसका चार्जेस होता है उसके अलावा कोई उसको कुछ ना अमाउंट रिसीव करता है, ना कोई प्रॉफिट में पार्ट करता है, कुछ भी नहीं, बस अपना चार्जेस जो है वो लेता है। ठीक है, और जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो खर्चे उतना ही जो है आपका रिमिट करवाता है आपके प्रिंसिपल से जितना एक्चुअल में हुआ है, तो उसको प्योर एजेंट बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने इनवॉइस में जीएसटी का फिगर लिखा, पहला कंडीशन प्योर एजेंट हो, दूसरा कंडीशन इनवॉइस में जीएसटी लिखा हो, तीसरा कंडीशन कि एयरलाइन वाले का जो टिकट वो सेल करते हैं उस पर जीएसटी पे करते हैं, यहाँ पर जो है ये फीस वगैरह कलेक्ट करने का चार्जेस लेते हैं, उस पर जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, लेकिन तो अपने चार्जेस पे जीएसटी पे करेंगे, लेकिन जो अमाउंट कलेक्ट किए हैं फीस के नाम से एयरपोर्ट अथॉरिटी के बिहाफ में, उस पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो इट इज क्लैरिफाइड दैट एयरलाइन नीड नॉट टू पे जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेवीज। एयरपोर्ट लेवीज पर जो है एयरलाइन को जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस जो होते हैं वो लेवी करते हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर, लेकिन कलेक्ट करता है एयरलाइंस एयरपोर्ट ऑपरेटर के बिहाफ में। ठीक है, तो ये एयरलाइंस को उस जो कलेक्टेड अमाउंट है उस पर जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होती है।
जो PSF यानी कि आपका पैसेंजर सर्विस फीस या यूज़र डेवलपमेंट फीस जो होता है वो कंसिडरेशन फॉर सर्विस बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, एयरपोर्ट ऑपरेटर ने जो सर्विस दिया है उसका कंसिडरेशन वो लेवी करता है, एयरलाइन वाले केवल कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जो बोलता है, इसीलिए एयरपोर्ट ऑपरेटर खुद ही GST देंगे, ना कि एयरलाइन वाले देंगे। एयरलाइन शुड सेटिस्फाई प्योर एजेंट कंडीशन, प्योर एजेंट के सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। इनवॉइस जो होंगे वो इन सब फीस के जो हैं वो अलग से इशू किए जाएंगे, जिसमें GST बताया जाएगा। GST का टिकट चार्जेस पर जो GST होता है, टिकट चार्जेस में एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब GST अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्लूड, ये फीस भी अलग से दिखाना पड़ेगा, इसका GST भी अलग से दिखाना पड़ेगा इनवॉइस में। ठीक है, तब जाके आप इंक्लूड नहीं करोगे, तब जाके एयरलाइन लायबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पे GST ऑन कलेक्टेड चार्जेस, जो भी आपका कलेक्शन करने के लिए चार्जेस लिया है एयरपोर्ट ऑपरेटर से, उस पर तो वो भैया GST अपना जो है वो पे करना ही पड़ेगा। एयरलाइन वाले ने अपना कलेक्शन चार्ज तो कुछ ना कुछ लिया ही होगा पैसा, कलेक्शन चार्ज पे GST पे करेगा, ना कि कलेक्टेड अमाउंट पे वो GST पे करने के लिए लायबल होगा। कलेक्टेड अमाउंट पे एयरपोर्ट वाले GST दें, ठीक है, कलेक्शन चार्ज पे जो है एयरलाइन GST देगा। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन आया आपके मई 2020 के रिस्पेक्ट में। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये चैप्टर को मैंने इतना आराम से धीरे धीरे इसलिए पढ़ाया क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जब आप एग्जामिशन पढ़ते रहोगे तब इस चैप्टर में का कई जगह पर मैं रेफरेंस लेने वाला हूँ, कई जगह पर आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए ये चैप्टर आपको ध्यान से समझना देखना जरूरी है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जयराम जी की।